नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और शुरू हो चुका है क्लियर कट। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध के कितने मोर्चे खोल दिए हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल बाद भी कांग्रेस बेचैन क्यों है, इस पर बयानों, सबूतों और तथ्यों के साथ डिटेल में आज आपको जानकारी दें। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही हलचल को लेकर भी आज बात होगी, लेकिन शुरुआत बिग अपडेट के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन, गंगा एक्सप्रेसवे और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बातचीत हुई। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में चुनाव प्रचार के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार की प्रचार रैली में समर्थकों की ओर से नोट उछालने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रैली के दौरान एआईएमआईएम समर्थकों ने नोट उछाले हैं। घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई। आंध्र प्रदेश में एक तेल कुएं में जबरदस्त गैस रिसाव के बाद भीषण आग लग गई। रिपेयरिंग के दौरान हुए इस धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आसमान में सैकड़ों फीट ऊपर तक उठती आग की लपटों और धुएं के गुबार को देखकर दहशत फैल गई। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हालात अभी भी काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17वीं मौत हुई है। शख्स को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जांच में उनकी किडनी का खराब होना पाया गया है। परिवार वालों के मुताबिक दूषित पानी से किडनी खराब हो गई। इसके बाद हालात में सुधार नहीं हुआ। गांधीनगर में गंदे पानी की सप्लाई की वजह से 150 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए हैं। बीमार बच्चों में से 6 साल की एक बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूषित पानी पीने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद इलाके में ओआरएस और दवाएं बांटी जा रही। नेपाल के बीरगंज में टिकटॉक वीडियो से शुरू हुए विवाद के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद हिंसक झड़प हो गई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठी चार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। झड़प में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इलाके में फिलहाल तनाव के हालात बने। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप को आज आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कमीशन किया है। यह पोत समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। एक बार ईंधन भरने पर यह 6000 नॉटिकल माइल तक बिना रुके चल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हुआ है। डीडीए ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान महिलाओं की आंखों से आंसू बहते दिखाई दिए। लोगों का कहना था कि जब उन्होंने जमीन खरीदी थी उस वक्त डीडीए, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी कहां थे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में साड़ी की एक दुकान में भगदड़ मच गई और भीड़ में दबकर 3 महिलाएं बेहोश भी हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने 5000 वाली साड़ी को 600 रुपए में देने का ऑफर दिया था, जिसके बाद करीब 1000 महिलाएं साड़ी की दुकान पर पहुंच गई। लैटिन अमेरिकी देशों में कहावत है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। और शायद अब लैटिन अमेरिका के देशों के लिए युद्ध की तैयार रहना, युद्ध के लिए उसका वक्त भी आ गया है। लेकिन युद्ध के बाद भी शायद ही शांति मिल पाए, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका खड़ा है। जी हां, नए साल के दूसरे दिन ही वेनेजुएला का तमाशा बनाने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने नए टारगेट चुन लिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है कि अमेरिका का हमला वेनेजुएला तक ही नहीं रुकेगा।
कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, ईरान तक अमेरिका किसी भी वक्त मिसाइल दाग सकता है। और तो और ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठाने के बाद इस कदर आक्रामक हो गए हैं कि दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो ट्रंप ने ग्रीनलैंड का हाल भी वेनेजुएला जैसा करने का फैसला कर लिया, बाकायदा 2 महीने का वक्त भी तय कर दिया है। ट्रंप कह रहे थे कि ग्रीनलैंड तो चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह तक कह दिया कि डेनमार्क की कितनी औकात नहीं है कि अमेरिका से लड़ने के बारे में सोच भी वो सके। और ट्रंप जब ये कह रहे थे तो बाकी लोग हंस रहे थे, मानो यूं कह रहे हो कि भाई साहब आप देखते रहिए, अभी तो सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। लिहाजा अमेरिका की इस दादागिरी का संपूर्ण विश्लेषण आज जरूरी है, वो भी सवालों के साथ कि अमेरिका की आक्रामकता की वजह क्या है। क्या ट्रंप 2026 में तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं? दुनिया के कई देशों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद क्या बाकी देशों के लिए भी रास्ता खुल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वेनेजुएला को लेकर 6 साल पहले ही ट्रंप और पुतिन की सीक्रेट डील हो चुकी है? नए साल का पहला हफ्ता भी नहीं बीता है कि ट्रंप ने दुनिया को 360 दिन की टेंशन दे दी। ट्रंप ने कह दिया है कि वेनेजुएला के बाद 5 और देशों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये देश कौन से हैं आपको आज बताता हूं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने 3 और लैटिन अमेरिकी देशों कोलंबिया, मेक्सिको और क्यूबा की तरफ तोप घुमा दिया है। अब ये देखिए, सबसे पहले कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड और ईरान, ये वो 5 देश हैं जिसके बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि यहां पर भी टारगेट सेट है। अमेरिका का नुकसान इन देशों की आजादी से बड़ा वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन 3 देशों का वो जिक्र कर रहे हैं, तीनों के साथ भी वही हाल होगा जो वेनेजुएला के साथ हुआ है। रही बात ईरान की, तो ईरान का नाम सुनते ही ट्रंप आंखें तरेड़ लेते हैं। ये ईरान का नाम सुनते ही आपको पता ही है कि ट्रंप की आंखें लाल हो जाती है। इस बार भी उन्होंने कह दिया कि ईरान ने अपने मुल्क में हो रहे प्रदर्शनों पर सख्ती की तो अमेरिका जोरदार जवाब देगा। इसके बाद ट्रंप ने लिटरली यह तक कह दिया है कि ईरान को बहुत मार पड़ेगी। और ग्रीनलैंड के बारे में आप जान ही चुके हैं, यह ग्रीनलैंड है, इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। अब सोचिए कि अगर वाकई अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो क्या होगा। यकीन मानिए, दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, इसका बिगुल बच सकता है। आपको बताता हूं कैसे। ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, यानी कि ग्रीनलैंड के विदेश और रक्षा मामलों का जिम्मा डेनमार्क के पास है। और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। नेटो के 32 सदस्य देश हैं। एक तरह से यूरोप के सभी बड़े देश नेटो के मेंबर हैं। और नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो ये नेटो के सभी देशों पर हमला मान लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली जैसे देश अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या फिर उसी तरीके से निंदा कर चुप हो जाएंगे जैसे वेनेजुएला के मामले में किया है। क्योंकि 3 दिन में रूस से लेकर चीन तक यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं, अमेरिका के हमले की सिर्फ निंदा की जा रही। और ट्रंप को निंदा से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात पता चली है। खुलासा हुआ है कि वेनेजुएला को ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच 6 साल पहले की सीक्रेट डील जो हुई थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। यह खुलासा फियोना हिल ने किया है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में विदेश मामलों की सलाहकार रही थी। फियोना हिल ने कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन एक ऐसा सौदा चाहते थे जिसमें वेनेजुएला और यूक्रेन का जिक्र था। फियोना के मुताबिक रूस चाहता था कि अमेरिका वेनेजुएला में जो चाहे वो करे, लेकिन यूक्रेन के मामले में दखल ना दे। यानी यह कुछ इसी तरह हुआ कि तुम मेरे इलाके में दखल मत देना, हम तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देंगे। हिल के मुताबिक यह पूरा प्रस्ताव अमेरिका की पुरानी नीति मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत हुआ था, जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया है। मोनरो डॉक्ट्रिन
अमेरिका की एक पुरानी विदेशी नीति है जिसे 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने घोषित किया था। इसके तहत अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध यानी कि अमेरिका के महाद्वीप में यूरोपीय दखल नहीं चाहने की बात की थी। बदले में अमेरिका ने यूरोप के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की बात कही और अमेरिका यही कर रहा है। लगता तो ऐसा है कि ट्रंप ने नए साल पर सोच लिया है कि किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद ट्रंप का रवैया बॉलीवुड फिल्मों के उसी विलेन की तरह है जो कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। सवाल यह कि क्या ट्रंप ने बाकी देशों को भी बहाना दे दिया है? क्या होगा अगर रूस यूक्रेन की कब्जाई जमीन वापस नहीं लौटाए, चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला कर दे, भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस ले ले, थाईलैंड कंबोडिया में घुसकर हमला कर दे या फिर इजराइल गाजा पर कब्जा कर ले? तो क्या अमेरिका कुछ करेगा और अमेरिका क्या कुछ बोल पाएगा? खुद को दुनिया का गार्जियन कहने वाला अमेरिका तब भी खामोश रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त जो किया है उसके बाद वो कुछ करने या बोलने के लायक नहीं रह जाए। मौजूदा वक्त में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीपों में मिलाकर दुनिया में 150 से ज्यादा जगहों पर कई देशों में कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है जिन्हें अमेरिका की दादागिरी और ट्रंप के फैसले हवा दे सकते हैं। क्लियर कट में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा है और उसमें क्या लिखा है, तो पूरे कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की बेचैनी क्यों बढ़ गई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर पीएम मोदी ने आज एक ब्लॉग लिखा, पूरे भारत को याद दिलाया कि साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण जो किया था उसके 1000 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि वर्ष 1026 में आज से ठीक 1000 वर्ष पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर भीषण हमला हुआ था, आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ एक मंदिर को नष्ट करना नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और सांस्कृतिक आत्मा को कुचलना था। इसके बावजूद सोमनाथ मंदिर बार बार हुए हमलों के बाद भी हर बार पुनः खड़ा हुआ और आज भी पूरे गौरव के साथ अडिग। सोमनाथ हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि एक खंडित मंदिर फिर से उठ सकता है तो भारत भी अपने प्राचीन गौरव के साथ पुनः विश्वास को हासिल कर सकता है और विश्व को मार्ग दिखा सकता है। पीएम मोदी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर #सोमनाथ 1000 ट्रेंड करने लगा। सनातनी इसे हिंदू पुनरुत्थान से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं लेफ्ट लिबरल इस्लामोफोबिया का हल्ला मचा रहा है। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और पुनरुत्थान की ऐतिहासिक गाथा को जिस तरह याद किया, जिस तरह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की अपील देशवासियों से की, उसने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां अंदर से बेचैन हो गई, लेकिन इस पर सीधे सीधे बोलने और मुंह खोलने से बच रही है ये पार्टी। कांग्रेस ने तो प्रियंका खड़गे को आगे कर इस पर प्रतिक्रिया दी, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। उन्हें जवाब भी हाथों हाथ मिल गया। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर। दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। बीजेपी कह रही है कि सोमनाथ पर पीएम मोदी ने आज जो कहा, देश को उसे
समझने की जरूरत है। उस पर कांग्रेस धर्म का नशा वाला ज्ञान क्यों दे रही है? क्या इसीलिए कि तुष्टीकरण के लिए सोमनाथ की सच्चाई छुपाने का चालाक खेल खुल जाएगा? ओवैसी बयान देते हैं बाबरी की याद दिलाते रहेंगे, स्टालिन कहते हैं सनातन को मिटा देंगे, अखिलेश यादव के सिपह सलार अबू आजमी कहते हैं कि मुसलमानों से नफरत है तो जहर देकर मार दो, लेकिन इतिहास की राजनीति बंद कर दो। क्या इसीलिए कि नई पीढ़ी को पता चल जाएगा कि मुस्लिम आक्रांताओं को जानबूझकर लुटेरा बताया गया, ताकि भारत से सनातन को मिटाने के लिए कई सदियों तक खेला गया खूनी खेल छिप जाए? सवाल यह है कि क्या भारत में सोमनाथ पर बात नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इसलिए कि आधुनिक भारत गढ़ने के नाम पर भारत की हिंदू बहुल आबादी को उसकी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से काटने की सियासी साजिश खुलने लगेगी? कांग्रेस धर्म का नशा शब्द की आड़ में अपने जिस पाप से बचने की कोशिश कर रही है, फारसी के इतिहासकारों ने कैसे उसकी सच्चाई उसी दौर में लिख दी थी। क्लियर कट में आज उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, चौंकाने वाले सबूत आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि पीएम मोदी ने सोमनाथ वाले अपने ब्लॉग से कैसे भारत की पुरातन संस्कृति को कनेक्ट कर दिया है। मोदी ने अपने लेख में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि 1947 में जिस विकसित और समृद्ध भारत का सपना देखा गया था, उसकी कड़ियां सोमनाथ मंदिर से जुड़ती हैं। 10वीं सदी में सोमनाथ भारत की समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक था, सनातन के ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता की मिसाल था। सोमनाथ मंदिर पूरे भारत को आस्था के एक सूत्र में बांधता था, क्योंकि सोमनाथ सनातन का पहला ज्योतिर्लिंग है। सनातन के भौतिक और आध्यात्मिक वैभव को समझने के लिए बड़े बड़े विदेशी यात्री सोमनाथ आया करते थे। ऐसे ही एक मुस्लिम यात्री ने महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर में सनातन के चमत्कार और उसके वैभव की कहानी सुन ली, और सोमनाथ में हवा में तैरते विशाल शिवलिंग का जिक्र किया गया था। इस कहानी में कहा गया था कि इसके होते एशिया में इस्लाम की जड़ें कैसे फैले, और उसी के बाद महमूद गजनवी ने सन 1026 में सोमनाथ पर हमला कर दिया। सोमनाथ मंदिर से 2 करोड़ की सोने की अशर्फियां लूट ली। एक अशर्फी का औसत वजन 5 ग्राम था। इस लिहाज से 2 करोड़ अशर्फियों का वजन 85 टन होता है, यानी कि 85 टन सोना सोमनाथ से गजनवी ने लूट लिया था। भारतीय रुपए में आज की तारीख में अगर देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर। ऐतिहासिक तथ्य है कि सोमनाथ में उसने 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम भी किया था। हवा में लटकते सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। इसे उस समय के तमाम मुस्लिम इतिहासकारों ने जिहाद से जोड़ा था। महमूद गजनवी के नाम के साथ अब तुर्की और फारसी के इतिहासकारों ने बुत शिकन शब्द लगाया था, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला। उसके हमले को इस्लामिक फतह के रूप में बताया था। मध्यकाल के दौर में फारसी में जो इतिहास लिखा गया, उसमें मिनहाजे सिराज तबकाते नासरी में सोमनाथ पर गजनवी के हमले को जिहाद कहा गया। फतूस सालतीन नाम की किताब लिखने वाले अब्दुल मलिक इसामी ने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंगों को तोड़ने की घटना, यानी कि बूत शिकनी की तारीफ में कसीदे गढ़े। तारीखे फिरोजशाही लिखने वाले मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का हवाला देते हुए गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक बताया। इन ग्रंथों में आक्रमण को जिहाद घोषित किया गया, जहां महमूद ने अब्बासी खलीफा से मान्यता के बाद हर साल भारत पर जिहाद की कसम ली थी। लेकिन भारत की आजादी के बाद पंडित नेहरू ने इतिहास लिखने की जिम्मेदारी मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट इतिहासकारों को सौंपी, जो पूरी कहानी बदल दे रहे, जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। सोमनाथ विध्वंस को इस्लामिक इतिहासकार इस्लाम की जीत बता रहे। भारत में इस्लाम के फैसले और इस्लाम के फैलने का रास्ता खुलने से इसे जोड़ रहे थे। उस सच्चाई को दबाने के लिए एक नया नैरेटिव गढ़ा गया था। रोमिला थापर ने अपनी किताब सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री में लिखा है कि सोमनाथ में गजनवी और उसके बाद आक्रमण होता रहा,
लेकिन उसका मुख्य मकसद आर्थिक लूट और राजनीतिक था, न कि इस्लामिक जिहाद। इसके साथ ही अंग्रेजों ने हिंदू ट्रॉमा की अवधारणा जोड़ी ताकि भारत में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा सके, फूट डालो राज करो की नीति बनाई जा सके। मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, खालिक अहमद निजामी, एस एम जफर, ए बी पांडे और आर एस शर्मा जैसे इतिहासकार भी इसी नैरेटिव के आधार पर मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखते रहे। गजनवी को जानबूझकर लुटेरा बताया। यह भारत में इस्लामिक हमलों के पीछे जिहाद वाले एंगल को छिपाने की बड़ी साजिश की स्टोरी है, थ्योरी है। पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसी एंगल से महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण को लिखा है और फिर इसी के आधार पर सोमनाथ मंदिर पर हुए दूसरे इस्लामिक हमलों को पूरी तरह लूट और साम्राज्यवादी थ्योरी से जोड़ दिया गया। सनातन को मिटाने की मुस्लिम आक्रांताओं के जिहाद वाले एंगल को खारिज कर दिया। सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा। सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर से हमला बोला और साल 1395 में जफर खान ने फिर से हमला किया। सन 1459 में गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़े ने इस पर हमला किया और फिर 1706 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ पर हमला बोल दिया। सोमनाथ क्यों इन सब के निशाने पर रहा, तो इसकी बड़ी वजह क्या है, यह आज आपको बताने जा रहा हूं। सोमनाथ से सनातन की पहचान जुड़ी हुई है। सोमनाथ में जीत का मतलब इस्लामिक जिहाद की भारत में सबसे बड़ी जीत है। इसकी गवाही अमीर खुसरो ने भी दी है, जो मध्यकाल के मशहूर साहित्यकार, संगीतकार थे और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी भी थे। अमीर खुसरो की किताब है तारीखे अलाई। उसमें उन्होंने सोमनाथ पर महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के हमलों का कविता के रूप में वर्णन किया है। खुसरो ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद कैसे उसके खंडरों को मक्का की दिशा में झुका दिया गया था। उनकी किताब तारीखे अलाई के शब्दों को सुनिए। खुसरो ने लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर पवित्र मक्का की ओर झुक गया है और जैसे मंदिर ने अपना सिर झुकाया और समुद्र में कूद गया। आप कह सकते हैं कि इस इमारत ने पहले नमाज पढ़ी और फिर स्नान कर लिया। सोमनाथ को मुस्लिम आक्रांताओं ने क्यों सनातन के विजय से जोड़कर देखा, इसकी वजह भी आपको समझाता हूं। सोमनाथ सनातन का उन 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है जो भारत को सनातन के एक सूत्र में बांधता है। युगों युगों से इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों के जरिए भारत के सनातनी एक दूसरे से जुड़े रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों युगों से इसकी कथाएं सुनाते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में आस्था विश्वास से जुड़े रहे। इस्लामिक आक्रमण के बाद 1200 सालों में भी इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों ने सनातनियों के भरोसे को जगाए रखा। उन्हें विश्वास दिलाए रखा कि भारत से सनातनी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। जबकि इस्लाम के लिए जिहाद करने वालों के लिए सोमनाथ पर हमला सनातन संस्कृति के खात्मे के अभियान का हिस्सा था। भारत की आजादी के बाद सन 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के यजमान बने थे। तब उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तभी पूरा होगा जब भारत की समृद्धि लौटेगी और सांस्कृतिक गौरव बहाल होगा। यह प्राचीन सोमनाथ मंदिर की तरह ही भारत के पुनरुत्थान का प्रतीक बनेगा। पंडित नेहरू ने तब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने पर नाराजगी जताई। नेहरू कैबिनेट के मंत्रियों को हिदायत दी गई थी कि वो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहें। कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने इस बात को इस तरह दिल पर ले लिया कि इसी नाराजगी की वजह से वो राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए, बल्कि नेहरू सोमनाथ मंदिर की जगह अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए सरकारी फंडिंग के पक्ष में थे। पटेल ने इसका विरोध किया था। मोदी ने आज सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के हमले के 1000 साल होने का जिक्र किया तो कांग्रेस को इन्हीं बातों के खुलने का डर सताने लगा है। यह तुष्टीकरण की राजनीति का
वो चैप्टर है जिसे कांग्रेस किसी न किसी बहाने छिपाने की कोशिश करती रही। सोमनाथ पर मोदी के ब्लॉग पर राहुल की चुप्पी का कनेक्शन भी अब आपको बताता। नेहरू तो सोमनाथ मंदिर कभी नहीं गए। राहुल 2017 के गुजरात चुनाव के दौरान सोमनाथ मंदिर गए थे। उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए गुजरात वोट बैंक को या फिर गुजराती वोट बैंक को साधने की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने मंदिर के विजिटर्स रजिस्टर में अपनी पहचान में लिखा गैर हिंदू। इसी पर खेल बिगड़ गया। राहुल की जबरदस्त घेराबंदी हुई। ये सारी बातें मोदी के ब्लॉग से फिर खुल जाएंगी। राहुल को इसी का डर है, इसीलिए राहुल चुप है। क्लियर कट में अब अगली स्टोरी आपको बताऊंगा कि यूपी की राजनीति में आज कैसी बड़ी हलचल रही। मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन मंत्री बन सकता है। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जबरदस्त हलचल रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच करीब 1 घंटे तक यह मुलाकात चली। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की, जो गुलाबी मीनाकारी कला से बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है। इस मीटिंग में पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच क्या बातचीत हुई। यूपी में जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी ने इसे लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी बातचीत हुई। अगले महीने यानी कि फरवरी में लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहे हैं। दोनों के बीच जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है। साथ ही पीएम मोदी के साथ सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी चर्चा की, बातचीत। आपको बताता हूं कि मार्च में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है। यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है और यही वजह है कि सीएम योगी दिल्ली दौरे पर पहुंचे और पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद योगी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन कौन से वो नाम होंगे जो कैबिनेट में नए हो सकते हैं और शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से वो नाम होंगे जो ड्रॉप हो सकते हैं। ऐसे में कुछ संभावित नाम जो अभी तक सामने आए हैं वो आपको बता देता हूं। भूपेंद्र चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति, पूजा पाल, आकाश सक्सेना, महेंद्र सिंह। बीजेपी में जो नाम सामने आते हैं वो यूं ही नहीं आते हैं। अब संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जो नाम सामने आ रहे हैं उन्हें आखिर योगी सरकार में मंत्री क्यों बनाया जा सकता है, यह भी आपको बताता हूं। पहला नाम है भूपेंद्र चौधरी का। यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कैबिनेट में शामिल होना तय माना जा रहा है। दूसरा नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फिलहाल यूपी में किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। 6 महीने के भीतर उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, साध्वी को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी दलितों में एक मैसेज देना चाहती है। खबर तो यह भी है कि साध्वी निरंजन ज्योति को डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है। तीसरा नाम है पूजा पाल का। कौशांबी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक पूजा पाल को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, पूजा पाल इसकी एक मिसाल हो सकती है। पूजा के पति को राजू पाल की हत्या अतीक अहमद ने की थी, आपको याद होगा, और अतीक को मिट्टी में मिलाने की कसम योगी सरकार ने खाई थी। कुछ दिन पहले विधानसभा में भी पूजा पाल ने सीएम योगी की इस बात को लेकर तारीफ की थी, जिसके बाद सपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। तो ये नए मंत्रिमंडल में कुछ नए नाम हो सकते हैं जो हमने आपको बताए। लेकिन क्लियर कट में आज इतना ही।